हाय गाइस, माई सेल्फ महादेव वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल GSM क्लासेस में। आज मैं आपको एक नई टॉपिक्स के साथ आया हूं। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली लेक्चर्स में हम लोगों ने अध्ययन किया क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक, प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म क्या है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, कहां पर वो होता है, ठीक, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि मैंने हेडिंग भी यहाँ पे डाल रखा है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, यानी ये क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का टॉपिक्स है, क्योंकि मैं आपको बायो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये CBSE और जो आपका यूपी बोर्ड है, क्योंकि NCERT पैटर्न है, दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन आपने अभी इसको मेंशन नहीं किया गया है, बट ये पूछ सकता है, क्योंकि भाई कोई भी वर्क हो रहा है तो कुछ उसके स्पेशल कारक होंगे तभी तो हो रहा है ना। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पढ़ना है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो इसको वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। तो मेनली टू फैक्टर्स व्हिच आर इनहिबिट कह सकते हैं, या व्हिच आर इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो ऐसे कारक हैं, ठीक। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका है एक्सटर्नल फैक्टर और सेकंड है आपका इंटरनल फैक्टर, ठीक। यानी कि इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो ये आपका बाह्य कारक है, बाह्य कारक, और इसको बोला जाता है आंतरिक कारक। क्या बोला जाता है? आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, ठीक। तो ये दो फैक्टर्स हम लोग को स्टडी करना है। मैं वन बाई वन करके आपको फटाफट बताता जाऊंगा, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, हमारे मिस्टर जो हमारे मार्गदर्शक है, लगातार उनके कोशिशों के बावजूद हम लोग आपको लेक्चर्स वीडियो प्रोवाइड्स कर रहे हैं। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी क्लासेस को देखें, वीडियोस को देखें, उसको लाइक करें, शेयर्स करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, या कहीं कोई अगर आपको मिस्टेक लग रही है, कुछ भी लग रहा है, सस्पेंशन है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अपना व्यूज़ भी देखिए कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। ओके, ठीक। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जितनी भी हम नई वीडियोज़ आपको डालेंगे तुरंत आपके पास पहुँचेगी। ओके, तो हम अब चलते हैं वन बाई वन। तो आपका जो इंटरनल फैक्टर है, इसका बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट हमको स्टडी करनी पड़ती है ना। तो इसमें आपका फर्स्ट जो आपका इसमें है वो है आपका क्लोरोफिल। आंतरिक कारक जो इंटरनल फैक्टर्स, इसमें क्या है? क्लोरोफिल, ठीक। सेकेंड फैक्टर्स इसमें क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और थर्ड मेनली फैक्टर्स जो आपका है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ओके, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्णहरिम, ठीक। ये क्या आपका जीव द्रव्य, और ये आपका क्या है? पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना। तो ये कारक हैं, ठीक। इसको मैं फटाफट आपको भी मैं बता दूंगा, इसको समझा दूंगा, ठीक। तो उससे पहले हम एक एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका जो इंटरनल फैक्टर्स में है वो क्या है? आपका लाइट्स। क्योंकि आप जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हो तो डेफिनेशन जो है आप क्या कहते हो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो सोर्स हुआ, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर है वो एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ के रूप में पौधे जो हैं उसको यूज करते हैं, और उससे अपने भोजन की जो फूड है उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो सबसे पहला लाइट है, इसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं, ठीक। दूसरा आपका जो फैक्टर है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड्स, ओके। और तीसरा आपका फैक्टर है लाइट, और चौथा आपका फैक्टर है वाटर। इसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं और इसको हिंदी में जल बोलते हैं।
अब इसका मैं आपको दोनों का एक कोरिलेशन दिखाता हूँ, लाइट्स और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा जगह चाहिए बोर्ड की, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक, अभी मैं इसको लिख दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लाइट्स की। आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो जो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश, ठीक, उसमें होती है। और उसके अंतर्गत आपके 7 आते हैं, VIBGOR, जिसको विबग्योर कहते हो। इसका मतलब क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और ये आपका ग्रीन, ये आपका येलो, और ये आपका ऑरेंज, और लास्ट में आपका रेड। ठीक, इसमें से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? आपका जो रेड है, रेड वेवलेंथ जो होती है, लाल तरंगदैर्ध्य में जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। इसके बाद आपका जो आपका ब्लू है, ठीक, ब्लू, इसमें आपका ये मैक्सिमम होता है, इन दोनों में मैक्सिमम होता है, लेकिन ब्लू में रेड की अपेक्षा कम होता है। और जो लो सबसे कम आपका होता है वो ग्रीन में होता है, ग्रीन में लोवेस्ट होती है, ठीक, सबसे कम होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो इस चीज को जान गए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा या प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब उसकी भी एक लिमिटेशन होगी, उसकी भी एक लिमिटेशन होगी, उसको मैं समझा रहा हूं आपको। इसको मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको बता रहा हूं, जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड्स और लाइट्स का एक कोरिलेशन आपको मिलेगा। ये मान लीजिए मैंने एक ग्राफ खींच दिया, इस तरफ मैं टेम्परेचर को डिनोट कर रहा हूं, या यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं, लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक, और इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड्स को प्लॉट कर दिया। ठीक, अब एक लाइट्स की एक ऐसी प्रकाश होगा जिस पर आपका ये जो आपका है ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक, यानी ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है ये बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक मतलब कोई ऐसी एक कांस्टेंट बिंदु या कोई भी ऐसी लाइट्स होगी, जो लाइट है आपकी, उसकी एक रेंज होगी जहां पर ये स्टॉप कर जाएगी और यहीं पर आपकी फोटोसिंथेसिस इससे आगे इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक, इसको मान लीजिए S1 पॉइंट या A1 मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यदि एक डोज दे दें, सिंगल डोज, इसको CO2 दे दें, CO2 का सिंगल डोज, तो ये जो आपकी ग्राफ प्लॉट है, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो फिर से इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। लेकिन फिर उसकी एक लिमिट है कि वो उस लाइट से उतनी प्रकाश जो वेवलेंथ होगी उससे आपका फिर ये क्या करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वहीं पर फोटोसिंथेसिस की रेट जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक, तो इस चीज को हम ग्राफ की सहायता से हम लोगों ने देखा, जिसमें आपको लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन मिला। ये फैक्टर्स जरूरी हैं, इनकी एक ऑप्टिमम रेंज है जिसमें आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन अगर इसमें किसी में भी कमी है तो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो आपकी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से देखा। अब हम बात करते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आपका प्रकाश बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है तो जो क्लोरोफिल होती हैं, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट आप बोलते हो, ठीक है, वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। और इसी डिस्ट्रॉय ऑफ क्लोरोफिल, इसी को सोलराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश की सहायता से वो क्लोरोफिल आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट स्टॉप हो जाती है। ठीक, तो इसी को बोला था सोलराइजेशन, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वहीं पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका, लाइट हो गया। दूसरा हम कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो एज ए रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक, और वायुमंडल में आपका जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर आपका थर्ड है, हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया है, ये लाइट, ये यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा, इसको तापमान बोलते हैं। अब हम तापमान की बात करते हैं, टेम्परेचर की। ठीक, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, पादप में जो टेम्परेचर होता है उसकी एक मिनिमम रेंज है जो 10 to 35 डिग्री सेल्सियस,
इतने के बीच में फोटोसिंथेसिस रेट जो होती है वो इंक्रीज करती है अगर रहता है। हाँ, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस के बाद वो स्टॉप हो जाती है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसा ही टेम्परेचर आपका राइज करेगा या 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा, ठीक, नीचे होगा, कम होगा, तो आप कहते हैं ना कि स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम्स होती हैं जो कि आपकी डायरेक्ट रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करती हैं। वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं। यानी ये डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते, उसको डिनेचर, क्या कह सकते हैं, डिनेचर होने लगती हैं। इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो विकृतीकरण होने लगता है। ठीक, तो इसके कारण आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब एक और इसका स्पेशल पॉइंट है कि अप टू राइजेस 10 डिग्री सेल्सियस, अप टू राइजेस, हर जितना भी आपका 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा, आप 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस बिटवीन, बीच में। ठीक, तो इसमें जो आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी वो डबल हो जाती है। क्या होती है, डबल। 10 डिग्री सेल्सियस अगर 10 से 20 हुआ तो जो फोटोसिंथेसिस रेट हो रही थी, मान लिया 50% हो रही थी, वो 100%, ठीक, तो उसकी डबल हो जाती है। ठीक, लेकिन वो कितने तक होगा आपका, केवल 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अगर राइज करता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक, एक चीज क्लियर हो गया, टेम्परेचर की बात मैंने कर ली। अब वाटर की बात कर ली। वाटर को भी एज ए रॉ मटेरियल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, और करता क्या है, इसी रॉ मटेरियल्स जो वाटर है वो क्या करता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड्स का रिडक्शन करता है। ठीक, तो इसी से आपके भोजन का निर्माण होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, उसको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट्स, उतने ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगी वो बढ़ेगी। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो मेनली 1% ही प्लांट्स अधिकतम जो है वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक, तो रूट से जितने ज़्यादा वाटर आपका एब्जॉर्ब होगा उतने ज़्यादा आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगी वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी हैं, जैसे कि आपका मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये भी अहम रोल करते हैं कि यदि इनकी प्रेजेंस होगी तो भी आपकी फोटोसिंथेसिस रेट जो होगी वो बढ़ती भी है, और अगर ये इनकी कमी होती है तो क्या जाती है, घट जाती हैं। तो ये हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स की। तो पहला हम लेते हैं इसमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पढ़ने की बात करते हैं। ठीक, आपके लिप्स में जितनी अमाउंट में, जितना मैक्सिमम क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उतनी ही आपकी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो आपकी इंक्रीज करेगी। ओके, तो एक चीज़ हमने जान लिया कि अगर लिप्स में आपकी क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है तो आपकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी वो इंक्रीज करेगी। दूसरा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिप्स, मैंने बात किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। आपको पता है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है। मैंने कहा था ना कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स की जो अपर एपिडर्मिस सरफेस कह सकते हैं या आउटर सरफेस कह सकते हैं, उस पर मेनी टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। आपका जो सिंगुलर है उसको स्टोमा बोलते हैं और प्लूरल में आपका स्टोमेटा बोलते हैं। बहुत सारे पोर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर, और दूसरी बात उसकी संख्या पर निर्भर करता है कि आपकी फोटोसिंथेसिस रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लीव्स में जितने ज़्यादा आपके स्टोमेटा होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आपकी जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो इंक्रीज करेगी। साथ साथ जितने देर तक वो ओपन रहेगा, क्योंकि जब ओपन रहेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इंटर्स करेगी। एक पॉइंट और जान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड लीव्स होती हैं उसमें जो स्टोमेटा होता है वो लोअर सरफेस पे ही होता है, जिसको डार्सल सरफेस कहते हैं, सबसे अधिक होता है प्रेजेंट। ठीक है, और आपका जो नैरो और नैरो जो लीव्स होती हैं उस पर बोथ साइड्स पे स्टोमेटा जो होता है वो इक्वल नंबर पे होता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो एक पॉइंट हमने ये समझा कि लीव्स में जितने ज़्यादा स्टोमेटा होगा और वो जितनी देर तक वो ओपन रहेगा, ठीक, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीफ एंड देयर ओपनिंग, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। थर्ड बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म की
ठीक, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीवद्रव्य कहते हैं। आपको पता है कि जब प्रोटोप्लाज्म आपका एक्टिव रहेगा तभी आपकी फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक, तो आप जान लीजिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होती हैं। क्या होती हैं? एंजाइम्स होती हैं जो हेल्प करती हैं जब आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तभी आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। तो उस समय जितनी भी न्यू लीव्स होती हैं, जितनी भी नई पत्तियां होंगी, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें एंजाइम भी ज़्यादा होगा, तो उनमें फोटोसिंथेसिस की रेट भी अधिक होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, लेकिन जो ओल्ड लीफ है उसमें आपका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, जिससे उसमें एंजाइम कम होगा। तो जब एंजाइम कम होगा तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस रेट है वो भी आपकी घटेगी, है ना। तो ये हमने बात कर लिया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर ली। अब अगर आ जाता है इसका सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपका एज ए फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, कहते हैं ना प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये एज ए प्रोड्यूसर्स है, उत्पादक है, तो इनसे भोजन लेते हैं। दूसरी बात, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इसको इस्तेमाल करते हैं, इनसे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक, जिससे हमारी बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस चलती हैं। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारी शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको चलाने के लिए हमें एटीपी की यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? इन्हीं प्लांट से मिलती है। तीसरा है आपका बहुत मेन, ये पूछ भी सकता है, एग्जाम्स में भी आ सकता है आपका, कि कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन एंड बायोटिक बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है कि वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण और जैव संतुलन। इससे क्या होता है भाई, एनिमल्स बीइंग है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो अमाउंट में बहुत सारे व्हीकल्स हैं उससे भी निकलती है, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ेगी। और जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते क्या है? आपका ऑक्सीजन। तो इससे क्या होगा कि दोनों में क्या होगा कि संतुलन बना रहेगा, बैलेंस रहेंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा जैव संतुलन हो जाएगा, यानी कि बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। दूसरी बात, एनिमल्स को क्या फायदा हो रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड्स जिसका उसको आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए हार्मफुल है, वो रिलीज कर देता है और उसको जो यूज़ करना होता है ऑक्सीजन वो मिल जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या होता है? दूसरी बात, इससे शुद्धिकरण हो जाता है। क्या होता है? शुद्धिकरण। और जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स के अमाउंट भी कम होता है और ऑक्सीजन का आपका जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो भी अधिक हो जाती है, जिससे बैलेंस बना रहता है। तो इसमें अहम रोल अदा करता है। ठीक, तो ये अब हम सीधे बात करते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपके जो भी सीबीएसई बोर्ड है उसमें दिया हुआ, पहले यूपी बोर्ड में भी था लेकिन इस बार मैंने देखा नहीं वैसे। तो हम बात करते हैं क्योंकि मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को इससे फ़ायदा हो, तो इसलिए हम बता देना चाहते हैं। बहुत छोटा सा है, एक टर्मिनोलॉजी आप समझिए, बहुत ईजी वे में मैं समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो वो है क्या उसको देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी अगर हिंदी में अगर इसको हम कहें तो हिंदी में से क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण से में आवश्यक स्थितियां, किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपके मेनली जब आप कहते हो वही चीज़ मैं फिर बता देना चाहता हूं कि आपका लाइट हो जाएगा, फिर दूसरा आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वाटर। ये आपकी 4 कंडीशंस हैं जो कि जिसका बहुत ही अहम रोल होता है आपके फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में। तो 1 बाय 1 पहले हम सनलाइट का एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ इसके, क्योंकि आप कहते हो ना कि पौधे जो होते हैं वो अपने फूड का यूटिलाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के करते हैं, स्टार्च से करते हैं। ठीक, वही स्टोर भी होता है। तो उस स्टार्च का अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें डिफरेंट ये जो कंडीशंस होंगी उसका पता चल जाएगा कि ये नेसेसरी हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सनलाइट का देखते हैं। तो सनलाइट्स में मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं बोल देता हूँ आपको कि मैं पहला जो बोल रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट टू शो लाइट एज, लाइट में सनलाइट कर लो, एज नेसेसरी फॉर
फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो आपकी सौर ऊर्जा है, सौर प्रकाश है, उसका फोटोसिंथेसिस में क्या योगदान है, उसका हम प्रयोग के द्वारा देखेंगे। तो प्रयोग क्या है, आप फटाफट इसको देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसको एक पॉटेड प्लांट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉटेड प्लांट्स। पॉटेड मतलब जो गमले में लगाओ, ताकि हमें एक्सपेरिमेंट में इसको कहीं ले जाना हो तो आराम इजी वे में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉटेड प्लांट्स मैंने ले लिया। पॉटेड प्लांट ले लिया। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट यही होगी, पहले हमने एक पॉटेड प्लांट्स लिया और उसको डिस्टार्च के लिए, यानी कि उसको कह सकते हैं कि मंडरहित के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक प्लेस पे रख देंगे, यानी कि जहां पर अंधेरा हो। ठीक है, यानी कि डार्क प्लेस पे इसको हम रख देंगे फॉर 3 to 4 डेज के लिए रख दिया। रखने के बाद फिर क्या करेंगे, ये टोटली स्टार्चलेस हो गई, इसके लिए इसमें कहीं भी स्टार्च नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर लेके आएंगे लाइट में, फिर लाइट में लाएंगे। लाइट में लाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसकी जो पत्ती है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ले रहा हूँ, इस पे ब्लैक पेपर या एल्युमिनियम फॉयल, विद द हेल्प ऑफ क्लिप, किसके? विद द हेल्प ऑफ क्लिप, यानी यहां पे हमने क्या किया, ये ब्लैक पेपर और इसके दोनों साइड से रैप कर देंगे। ये ब्लैक पेपर हो गया और इसको ये क्लिप के सहायता से, ये क्या है, क्लिप है, और ये आपका ब्लैक पेपर हो गया, ये एल्युमिनियम फॉयल जो भी मान लीजिए। उससे हमने इसको टाइट कर दिया, इसको टाइट कर दिया लीव्स को। ठीक, इसका जो अपर सरफेस है या अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स है, मिडिल पार्ट्स केवल इसका कवर है और अपर और लोअर जो है वो एक्सपोज है। अब इसको हम 3 to 4 डेज के लिए फिर लाइट्स में रखेंगे, लाइट्स में, प्रकाश में, यानी जो आपकी सूर्य ऊर्जा है उसकी उपस्थिति में रखेंगे। रखने के बाद क्या होता है कि जो भाग आपका कवर रहता है वहां पर लाइट्स ट्रैप नहीं होंगी, लाइट्स उस पर नहीं पड़ेंगी, लेकिन जो अनकवर है वहाँ पे पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तो अगला स्टेप्स क्या करते हैं, फिर हम इसको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर क्या करेंगे, इस लीव्स को आपने क्या किया, फिर हम इसको तोड़ देंगे, जो आपका पॉटेड प्लांट्स में लगा था उससे अब हम तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसको पहले क्या करेंगे हम, कि पहले इसे हम बॉयल करेंगे अल्कोहल में रख के, लेकिन अल्कोहल को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते क्योंकि वो हाईली इन्फ्लामेबल होती है, इसलिए अल्कोहल को किसी बीकर में रखेंगे, फिर उसमें लीव्स को डालेंगे और डालने के बाद फिर हम उसको एक वाटर बाथ में लेंगे जिसमें पानी भरा हो, उसको हीट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब ये हीट होगा तो इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो पहली बात तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसकी परमिबिलिटी जो है आयोडीन सॉल्यूशंस के लिए वो इंक्रीज कर जाएगी, पेनिट्रेशन पावर जो है इसकी आयोडीन सॉल्यूशंस की इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर्स इसकी ब्रेक डाउन हो गई है। दूसरी चीज़, इसका जो ग्रीन कलर है जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो उस ग्रीन कलर्स को भी ये रिमूव कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इतना करने के बाद बॉयल किया, अल्कोहल में रख के, अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं किया, पहले वाटर बाथ में रखा फिर गर्म किया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इस लीव्स को हम बाहर निकालेंगे, एक कोई भी आपका वाटर, कोई भी कह सकते हैं बात कंटेनर कोई भी ले लो आप, उसमें हमने लीफ को रखा, ये लीफ को आपने रख दिया, ब्लैक पेपर भी आपने रिमूव कर दिया। भाई एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपने बॉयल किया था ना, तो उससे पहले हमने इसको रिमूव कर दिया था, ये जरूर लिख देना। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा कि 3 to 4 डेज इसको लाइट के कांटेक्ट में रखा, फिर देन रिमूव द ब्लैक पेपर और एल्युमिनियम फॉयल एंड क्लिप्स एंड देन बॉयल द लीव्स इन अल्कोहल, बट डायरेक्टली अल्कोहल इज नॉट हीट बिकॉज इज द हाईली इन्फ्लामेबल, सो द अल्कोहल कंटेनर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर्ड इन द वाटर बाथ एंड देन हीट। ओके, फिर आप इस लीव्स को निकाल लिए, फिर क्या करिए आप इस पे ड्रॉपर की सहायता से, ये आपका ड्रॉपर है, जिसमें क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन है, इसको आप इस पे डालिए। जब डालते हैं तो जो इसका मिडिल पार्ट होता है
उस पर कोई भी कलर अपीयर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ी, जिसके कारण इसने अपना फूड नहीं बनाया। लेकिन जो इसका रिमेनिंग पार्ट्स था, जो अनकवर था, वो तुरंत ब्लू कलर ले लेता है। कैसा ले लेता है? ब्लू कलर अपीयर हो जाता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि लाइट्स इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक तो एक्सपेरिमेंट ये क्लियर हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इससे और क्लियर हो जाता है कि प्लांट्स मेक स्टार्च एज अ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे दो एक्सपेरिमेंट आपके क्लियर हो गए। ठीक, तो ये आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। देन दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट सो chlorophyll is necessary for photosynthesis। अब आपने देखा होगा वेरीगेटेड लीफ, जानते हैं ना क्या होता है? यानी जो कुछ लीव्स होती हैं जिनका मिडिल पार्ट या कुछ समथिंग होता है जो ग्रीन होता है, बाकी वाइट होता है, तो ऐसी लीव्स को वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोटन का प्लांट है आपका, क्रोटन का प्लांट्स है। इस प्लांट्स को ले लीजिए, पॉटेड प्लांट्स है, उसको लीजिए और लेने के बाद फिर वही काम 3 से 4 दिन के लिए, फॉर 3 to 4 days, प्लेस ऑन द डार्क प्लेस फॉर डिस्चार्ज एंड देन this plants transferred in the light या in the light places for 3 to 4 days and then। ठीक, यानी मैंने क्या कहा कि पहले ये पॉइंट ये लिखेंगे कि हम एक पॉटेड प्लांट्स लेते हैं, उसको 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस, अंधेरे वाले स्थान पर रखते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? मंडरहित हो जाता है, स्टार्चलेस हो जाता है। दूसरी पॉइंट ये लिखेंगे, देन दिस प्लांट्स जो आपने डार्क प्लेस में रखा था, इट ट्रांसफर्ड इन, आप किस में कर देंगे? लाइट प्लेस पे कर देंगे, लाइट्स के कांटेक्ट में, यानी प्रकाश जहाँ पे होगा वहाँ पे रख देंगे। ठीक, जब रखेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका ये जो लीव्स है, ये 2 टाइप्स का, ठीक है, ये लीव्स ऐसी होती है। ठीक, तो इसका जो बीच पार्ट होता है वो ग्रीन होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है ये वाइट होता है। क्या होता है? वाइट। तो जो ग्रीन पार्ट्स था वहाँ पे लाइट पड़ेगी, जो पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो भोजन बनेगा। तो भोजन किस में स्टोर हो जाएगा? पहले मंड में, यही तो कन्वर्जन होता है, तो कन्वर्ट हो गया। व्हाइट में ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे? जब लाइट में 3 से 4 दिन के लिए रखा, फिर आप इस लीव्स को तोड़ेंगे, प्लग कर लेंगे, और तोड़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि फिर वही चीज़ प्रोसेस करेंगे। इस लीव्स को ऊपर आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई करेंगे किसके सहायता से? विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। जब अप्लाई करते हैं तो जो बीच वाला पार्ट होता है, लीव्स का जो बीच वाला पार्ट है, वो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ये ब्लू हो गया। और जो रिमेनिंग पार्ट्स था, जो व्हाइट कलर था, वो क्या हुआ? आपका एज इट इज रहा। तो इससे ये रिजल्ट्स निकला, क्या निकला? कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो ये हो गया। मैंने कियागा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए पोटेड प्लांट्स एंड कीप ऑन डार्क प्लेस फॉर डिस्चार्ज। ठीक, फिर क्या? सेकंड पॉइंट, देन this plants is transferred, yeah, this plants is keep on lights for 3 to 4 days, then pluck the leaves, pluck any leaves which are transferred in the alcohols कह दीजिए। ठीक, and alcohol is also transferred in the water bath। ठीक, and then heat। फिर वही चीज, their outer surface membrane या कह सकते हैं their epidermis, ठीक, is break down and their permeability for iodine solution is increased and their green color is totally destroyed। ठीक, so then apply the iodine solution, when the middle part of the leaves which are green in color, ठीक, जो green था, which turns blue color या which show blue colors, but remaining या बोल सकते हैं the surrounding कह सकते हैं या corner part of the leaves which are not show any colors, results chlorophyll is necessary for photosynthesis। तो ये हो गया आपका। ठीक,
अब हम अगला एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल था इसी के स्थान पे ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का एक और भी नाम है, ठीक, इस एक्सपेरिमेंट का एक और भी नाम है जिसको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यानी मोल का आधी पत्ती का प्रयोग, इसको बोलते हैं मोल का आधी पत्ती का प्रयोग। ठीक, तो इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि एक प्लांट लेंगे, फिर वही पॉटेड प्लांट्स लेंगे, फिर इसको डार्क प्लेस पे रखेंगे 3 to 4 डेज डिस्टार्चलेस के लिए, फिर इसको आप लाइट में रखेंगे, और लाइट में रखने के बाद फिर क्या होगा, वहाँ से आप देखिए पहले क्या किया आपने, एक प्लांट्स लिया, मान लिया ये प्लांट्स लिया, लेकिन इसमें ध्यान रहेगा आपका कि जो लीफ होगी वो नैरो होगी, क्या होगी, नैरो सक्रिय होगी और लॉन्ग होगी। ठीक, इसके साथ साथ आप लेंगे ये ग्लास बॉटल व्हिच है ब्रॉड माउथ, यानी एक बॉटल लेंगे, बोतल लेंगे, ग्लास की बोतल लेंगे जो उसकी चौड़ा मुंह हो, उसका माउथ जो हो चौड़ा हो। ठीक, और एक कार्क लेंगे जिसके 2 हाल्फ हो, यानी 2 पार्ट में हो, जैसे ये नहीं है तो ये 2 पार्ट में जब कार्क लगा देंगे तो इजी रहेगा ना, तो ऐसे एक कार्क आता है उसको लेंगे ताकि टाइटली फिट हो जाए। ठीक, तो पहले क्या किया मैंने कि ये प्लांट्स है आपका, इसको 3 to 4 डेज के लिए डिस्टार्चलेस किया, फिर इसको क्या किए, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको कॉर्क से 2 हाल्फ्स जो है उसी से को टाइट कर देंगे, और इसके अंदर आपका क्या है, KOH सोल्यूशन है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, इसमें नो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आए थी, जैसे आपने ये KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला इसमें, तो ये क्या किया, ये इसने जितना भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और ये इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बची। फिर क्या करेंगे आप, इस नैरो लीव्स को, नैरो लॉन्ग लीफ को इसमें इंसर्ट कर देंगे, और ऐसा इंसर्ट करेंगे कि इसका अपर पार्ट जो है, जो अपर पार्ट है वो उस बॉटल में, बॉटल के इनसाइड रहेगा, और जो लोअर पार्ट ऑफ द लीफ है वो क्या रहेगा, आउटसाइड द क्या रहेगा, आपके बॉटल रहेगा। कार्क से आपने टाइट कर दिया, फिर इसको आप क्या करेंगे, लाइट में रख देंगे, और सारे किताबों में 48 घंटे का देखिए, 2 या 3 दिन के लिए आप इसको रख देंगे, फॉर 2 to 3 डेज। कहाँ पे, प्लेस इन लाइट में रखती है। लाइट में आपने रखा तो क्या हुआ कि जो पार्ट्स इसका अपर पार्ट था, जो बॉटल से इनसाइड था, वहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, ना एयर का पास हुआ, ना एयर वहाँ पास हुई, तो जिससे क्या हुआ, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई, प्रोसेस नहीं हुई। लेकिन जो इसका लोअर पार्ट लिप था, जो आउट ऑफ द बॉटल था, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उसके आसपास थी, सराउंडिंग में थी, तो उसने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की, तो उससे क्या हुआ, भोजन बना। अब इस पत्ती को आप क्या करेंगे, जब ये 2 to 3 डेज हो जाएगा तो इसको प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद फिर वही एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद किसमें, अल्कोहल में रखेंगे, फिर वाटर बाथ में रखने के बाद बॉयल करेंगे। ठीक, फिर वही इसकी मेम्ब्रेन टूट जाएगी, परमिलिटी किसके लिए, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इसकी परमिलिटी बढ़ जाए आयोडीन सॉल्यूशंस के लिए, इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसका ब्रेकडाउन हो जाए, ग्रीन कलर जो लीफ का था वो हट जाए, ताकि आपके एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसके लिए अब इस लीव्स को, यही लीफ है ना, इसको रखा था मैंने, जब इस पे फिर हम ड्रॉपर की, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, इसमें क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन है, अप्लाई करेंगे, तो जो पार्ट आपका इनसाइड द बॉटल्स था वहां पे नो एनी कलर्स अपीयर्स, नॉट सो एनी कलर्स, बट जो आउटसाइड्स बॉटल्स था, यानी लोअर पार्ट ऑफ का लीफ था, उस पर जब आपने अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ब्लू हो गया, क्या हो गया, ब्लू हो गया।
जिससे ये शो हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी को बोलते हैं मोल्स ऑफ लीफ ऑफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स ऑफ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, यानी मोल का आधी पत्ती का प्रयोग, क्योंकि मोल साहब ने किया था इसीलिए इसको नाम दे दिया मोल्स ऑफ लीफ ऑफ हाफ एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसी को कहा गया है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा मेरी एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो आप भी करिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इतना पढ़ा दूँ कि कहीं से भी क्वेश्चंस आए, आप जरा सा भी कहीं पे कोई भी डाउट ना हो, आप ऐसा कहें कि इसमें से मैं करूं क्या और छोड़ूं क्या, मेरे टॉपिक्स में आपको इतना कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी। अब जो एक पार्ट्स था, दो, देखिए आपने जब मैं पढ़ा रहा था लाइफ प्रोसेस में आपका न्यूट्रिशन था, तो उसमें दो पार्ट आपको पढ़ना था। न्यूट्रिशन में दो पार्ट, एक तो आपका प्लांट न्यूट्रिशन और दूसरा आपका एनिमल न्यूट्रिशन। तो प्लांट न्यूट्रिशन यहीं से आपका खत्म हो गया। अब आपको मैं अगली जो लेक्चर दूंगा वो दूंगा एनिमल न्यूट्रिशंस में, यानी कि स्पेशली आपको ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, फिर ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट्स होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरा लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, और लाइक करिए, हमारे जो भी है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, ताकि जैसे ही हम नई वीडियोज़ आपके सामने डालें तुरंत आपके पास पहुँच जाए। ओके, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट देखा सब कुछ, और जो भी मैं इससे पहले हमने अपनी वीडियोस जो बनाई हैं किसमें, प्लांट न्यूट्रिशन में, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे आप देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल मैंने जो पढ़ाया है प्लांट न्यूट्रिशन में वो क्या है। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।